नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, इंडोनेशिया और यूरोप संघ के बीच हाल ही में हुआ व्यापार समझौता एक ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है, क्योंकि इस समझौते के लागू होते ही इंडोनेशिया ने के लगभग 80% निर्यात पर यूरोपीय संघ में लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ खत्म हो जाएंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि इंडोनेशिया के पाम ऑयल, फुटवेयर, टेक्सटाइल और फिशरी जैसे प्रमुख उत्पाद अब यूरोप में और सस्ते और प्रतिस्पर्धी दामों पर बिक सकेंगे, जिससे इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होगा। यह समझौता, जिसे CEPA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है, लगभग 9 साल तक चली लंबी बातचीत और कई बार असफल रही वार्ताओं के बाद हुआ है और इसे इंडोनेशिया के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा है। यूरोप दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट्स में से एक है। इंडोनेशिया जैसे देश के लिए वहां बिना टैरिफ के अपने प्रोडक्ट बेचना मतलब अरबों डॉलर की नई कमाई के अवसर। इस समझौते के जरिए इंडोनेशिया को अपने कृषि उत्पाद, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और सी फूड यूरोप में भेजने में बहुत आसानी होगी, जिससे किसानों, मजदूरों और निर्यातकों की आय बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे व्यापारिक समझौते किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि जब किसी देश के निर्यात बढ़ते हैं तो वहाँ पर उत्पादन बढ़ता है, नए रोजगार पैदा होते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। इंडोनेशिया को इस समझौते से जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वह पाम ऑयल पर है, क्योंकि यूरोपीय संघ में पहले पाम ऑयल पर काफ़ी टैरिफ और कई तरह के प्रतिबंध थे, खासकर पर्यावरणीय कारणों से। लेकिन अब जब टैरिफ कम होंगे तो इंडोनेशियाई पाम ऑयल की कीमत यूरोपीय मार्केट में गिर जाएगी और इसकी मांग बढ़ जाएगी, जिससे इंडोनेशिया को बड़ा एक्सपोर्टर रेवेन्यू मिलेगा। इसके अलावा टेक्सटाइल और फुटवेयर इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इंडोनेशिया में सस्ते श्रम बल के कारण वहाँ के कपड़े और जूते यूरोप के ब्रांड्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। वे बड़ी मात्रा में ऑर्डर दे सकते हैं। इंडोनेशिया का फिशरीज सेक्टर भी इस डील से प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि यूरोप में सी फूड की डिमांड है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए इस डील का मतलब यह है कि उसे इंडोनेशिया से मिलने वाले कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि जब इंडोनेशिया ज़्यादा उत्पादन करेगा और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो उसकी इकोनॉमी ऑफ स्केल बेहतर होगी और भारत जैसे देश के लिए दाम कम हो सकते हैं। हालांकि भारत के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि भारत के पाम ऑयल और टेक्सटाइल जैसे प्रोडक्ट्स भी यूरोप को एक्सपोर्ट होते हैं, और जब इंडोनेशिया के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म हो जाएंगे तो यूरोप में भारतीय प्रोडक्ट्स की तुलना में इंडोनेशियाई प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, जिससे भारतीय एक्सपोर्ट के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। यह स्टूडेंट्स के लिए सीखने लायक एग्जाम्पल है कि कैसे एक देश का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दूसरे देश के बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। भारत को अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए प्रोडक्शन लागत कम करनी होगी, टेक्नोलॉजी में निवेश करना होगा और गुणवत्ता में को यूरोप के स्टैंडर्ड के हिसाब से सुधारना होगा। भारत सरकार पहले से ही यूरोपीय संघ के साथ अपने खुद के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रही है, जिसे इंडिया EU FTA कहा जाता है, और इंडोनेशिया EU डील के बाद इस बातचीत की अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि अगर भारत देर करता है तो यूरोप में इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों के प्रोडक्ट्स भारतीय प्रोडक्ट्स की जगह ले सकते हैं। इसीलिए यह डील भारत के लिए एक चेतावनी और एक अवसर दोनों है। भारत को चाहिए कि वह इस मौके का फायदा उठाए और जल्दी से जल्दी यूरोपीय संघ के साथ अपना समझौता फाइनल कर ले, ताकि भारतीय प्रोडक्ट्स को भी वही टैरिफ फ्री एक्सेस मिल सके। अगर भारत ऐसा करता है तो उसके टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा और IT सेक्टर को बड़ा फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं होते। इनमें लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, डिजिटल ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। इंडोनेशिया EU डील में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पाम ऑयल उत्पादन
से वनों की कटाई न बढ़े और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर नियंत्रण रखा जाए। यह स्टूडेंट्स के लिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में सीखने का अच्छा अवसर है। भारत के लिए यह सीख है कि जब वह अपने प्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण के मानकों का पालन हो, ताकि भारत के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई प्रतिबंध ना झेलना पड़े। भारत को अब अपनी पॉलिसी इस तरह बनानी होगी कि वह वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके, क्योंकि यह आने वाले समय में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है। इंडोनेशिया का यह कदम दिखाता है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश कितने तेजी से ग्लोबल ट्रेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और भारत को भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। कुल मिलाकर यह डील इंडोनेशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यूरोप के उपभोक्ताओं के लिए भी यह खबर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उन्हें सस्ते प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए यह चेतावनी है कि अगर वे समय पर अपने ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो उनका मार्केट शेयर घट सकता है। इसीलिए भारत के लिए यह सही समय है कि वह अपने निर्यातकों को प्रोत्साहन दे, उत्पादन क्षमता बढ़ाएं और दुनिया के बड़े मार्केट्स तक अपनी पहुंच आसानी से बनाएं। अब दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर अपने एक्सपोर्ट को और मजबूत करेगा, या इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश यूरोप के मार्केट में भारत से आगे निकल जाएंगे? आप लोग बताइए, क्या भारत को तुरंत ईयू के साथ एफटीए साइन करना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते सिर्फ बिजनेस नहीं बदलते, बल्कि पूरे देश की किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।